हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 35। निहारिका गुस्से से स्वर और सरगम की तरफ देख रही थी। वहीं स्वर और सरगम दोनों अपने आप में इतना ज़्यादा खो गए थे, उनका तो अब निहारिका पर ध्यान ही नहीं गया। सभी एम्प्लॉयज़ उन दोनों के लिए तालियां बजा रहे थे। अब स्वर ने उनकी तरफ देखा और बोला, आप लोगों को मॉल के बारे में जानकर इतनी खुशी हो रही है तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि अब आपके लिए आपकी बॉस की वाइफ कौन है, या फिर ये कहें कि आपकी बॉस की बॉस कौन है। सरगम की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई। आज तो स्वर के अंदर से प्यार ऐसे बाहर आ रहा था जैसे किसी नींबू को निचोड़ने से उसका रस बाहर आ जाता है। मतलब एक एक शब्द ऐसे चाशनी में डूबा हुआ उसे तो इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि वो बता नहीं सकती थी। वही निहारिका अब गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए वहां से चली गई। अब उसे समझ में आ गया था कि स्वर ने ये सब कुछ क्यों किया, ताकि वो सबको बता सके कि अब निहारिका की उसकी लाइफ में और चौहान इंडस्ट्रीज में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई भी उसे नहीं, बल्कि सरगम को ही बॉस की वाइफ मतलब मिसेस स्वर चौहान की नज़र से देखेगा। निहारिका गुस्से से कांपते हुए अपनी गाड़ी में बैठी और फिर उसकी गाड़ी चौहान इंडस्ट्रीज से निकल गई। रास्ते भर वो यही सोच रही थी कि वो इस सरगम का क्या करे, क्योंकि अब उसे सरगम अपने जी का जंजाल लग रही थी। लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। वो सार्कास्टिक हंसी और बोली, एक मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक औरत की खूबसूरती, और मैं कितनी खूबसूरत हूँ ये तो मैं तुम्हारी नज़रों में बहुत पहले से देख चुकी हूँ सर। बस अब मुझे तुम्हारी वही नज़रें खुद पर दोबारा चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है अब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ स्वर और सरगम अब स्वर के केबिन में वापस आए। सरगम स्वर की तरफ देखते हुए बोली, आप भी ना सच में टू मच है चौहान साहब। क्या जरूरत थी आपको इतना सब कुछ करने की। आई मीन वैसे तो उस निहारिका का रंग देखने वाला था। आई बड़ी मुझे उस प्रतिष्ठा से इंसल्ट करवाने वाली, खुद ही बेइज्जती का पुतला बनाकर यहाँ से चली गई। अभी वो बोल ही रही थी कि स्वर अपने चेयर पर आकर बैठा और अगले ही पल उसने सरगम का भी हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। वो उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हैं आप। सर मुस्कुराया और बोला, नहीं इतना भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों को सरगम की कमर पर रखा और फिर उन्हें धीरे धीरे चलाते हुए ऊपर उसके सीने की तरफ लेकर आया। तो सरगम ने तुरंत उसका हाथ अपने सीने से हटाया और बोली, बेशर्म कहीं के, केविन का दरवाजा खुला है, अगर कोई आ गया तो। सर झट से बोला, अभी तो सबको बताकर आया हूँ कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। अब बंदा अपनी होने वाली वाइफ के साथ रोमांस नहीं तो क्या अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ रोमांस करेगा? अगर हाँ तो जल्दी बताओ, अभी प्रतिष्ठा को कॉल करके यहाँ पर बुलाऊं। अभी वो बोल ही रहा था कि सरगम ने उसके गिरेबान को कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और बोली, क्यों, आप मुझसे अपनी हड्डियां तुड़वाना चाहते हैं? अगर आप मेरे अलावा किसी और लड़की का नाम भी आपकी जुबान पर आया ना तो मैं आपका हलवा बना दूंगी और उस पर अच्छे से ड्राई फ्रूट सजाकर सारा चट भी कर जाऊंगी। सर उसकी बात सुनकर हंसने लगा। सरगम ने अब उसके गिरेबान को छोड़ा और बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी चौहान साहब। मेरा मतलब है आपको मेरे लिए वो मॉल खरीदने की जरूरत नहीं थी। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। अब ऐसे अगर मैं कहूँगी कि मुझे चांद तारे चाहिए तो क्या आप मुझे चांद तारे ला कर देंगे? सर मुस्कुराया और बोला, अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर चांद को नहीं ला सकते, लेकिन आजकल
चांद पर जमीन बिकने लगी है। अगर तुम चाहो तो हम वो ले सकते हैं। स्वर की इस बात पर सरगम की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई थी। वो अपना चेहरा ना में हिलाते हुए बोली, महान है आप। स्वर ने एक बार फिर से उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर हल्का सा उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला, अगर तुम कहो तो अपनी थोड़ी सी महानता तुम्हारे अंदर डाल दूं। उसकी बात का मतलब समझकर सरगम के गाल लाल होने लगे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने स्वर के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, मत कीजिए ना चौहान साहब, कुछ कुछ होता है। स्वर तुरंत बोला, और तुम्हारी इस कुछ कुछ से मुझे बहुत कुछ होता है। सरगम मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं लगता वो निहारिका चुप बैठने वाली है। अभी भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा होगा। स्वर मुस्कुराकर बोला, तो चलने दो। एक बार पहले वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अब दोबारा उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। अगर उसने अपने लिमिट क्रॉस की तो फिर सर चौहान वो करेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। उसकी बात सुनते हुए तो सरगम को भी एक करंट सा महसूस होने लगा था। तभी उसे याद आया कि वो वहां पर क्या करने आई थी। उसने जल्दी से अपना हाथ अपने माथे पर रखा और बोली, मैं तो भूल ही गई, मैं यहाँ पर आपके लिए लंच लेकर आई थी और निहारिका की वजह से हम इतना उलझ करके अब वो लंच भी ठंडा हो गया। सर एक बार फिर से नॉटी होकर बोला, खाना तो मैं ठंडा खा लूंगा, अगर तुम उसके साथ जरा सी अपनी हॉटनेस सर्व कर दो। सरगम अब उसे अपनी आंखें छोटी कर घूर रही थी। वो उसकी गोद से उठी और फिर टेबल से टिफिन का बॉक्स उठाकर सोफे पर जाकर बैठते हुए बोली, अब आप यहाँ पर आने का क्या लेंगे चौहान साहब। सर मुस्कुराया और अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखकर चेयर पर थोड़ा फैलते हुए बोला, जो तुम देना चाहो मैं तो वही ले लूँगा। बाकी ख्वाहिश तो बहुत कुछ लेने की है, लेकिन तुम दोगी कहाँ। ये बोलते हुए उसकी नज़रें जिस तरह से सरगम पर ऊपर से नीचे जा रही थी, सरगम अपनी जगह पर बैठी शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। वो अब उसे घूरते हुए बोली, आखिर मैं बार बार पूछ रही हूँ आपसे, आप यहाँ पर आकर अपना टिफिन फिनिश कर रहे हैं या नहीं। सर अपना सर पीछे की तरफ करते हुए बोला, पहले मुझे यहाँ पर आकर किस दो। सरगम हैरानी से बोली, ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप चौहान साहब। आइए ना जल्दी से लंच कर लीजिए, फिर मुझे घर जाना होगा। धड़कन भी मुझे मिस कर रही होगी। स्वर ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं, जब तक यहाँ आकर तुम मुझे किस नहीं करती तब तक मैं लंच नहीं करूँगा। फिर बेशक से दोपहर से रात हो जाए, रात से सुबह या फिर सुबह से दोबारा रात, फर्क नहीं पड़ता। यूं ही बैठा रहूँगा और तुम जानती हो मैं जिद्दी कितना हूँ। सरगम ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जगह से उठकर स्वर के पास आई। उसने स्वर के पास आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, आपको पता है मैं एक बच्चे की माँ नहीं हूँ, बल्कि मुझे दो दो बच्चे संभालने पड़ रहे हैं। एक आप और एक आपकी धड़कन। सच में आप किसी बच्चे से कम नहीं हैं। ये बोलकर अब उसके चेहरे पर झुकी स्वर ने भी उसके गाल पर अपना हाथ रख लिया था और फिर सरगम ने अपने होठों को स्वर के होठ पर रखा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब उसे डीप किस कर सके। वो बस यूं ही उसके होठों पर अपने होठों को रखकर खड़ी थी और स्वर कुछ पल तो इंतजार करता रहा, लेकिन जब सरगम ने वो नहीं किया जो वो चाहता था, तो उसने खुद ही सरगम को किस करना शुरू कर दिया। उसके होठ पूरी तरह से खुल रहे थे और सरगम के होठों को कुचलने लगे थे। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन फिलहाल वो लंच नहीं कर रहा था, बल्कि सरगम के होठों को पूरी तरह से खाने में लगा हुआ था। जिस तरह से वो सरगम को किस कर रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था
कि वो उसे किस कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका लंच सरगम के सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स ही है। वो लगातार उसे 5 मिनट तक किस करता रहा और फिर जब सरगम की सांसें उखड़ने लगी और उसके हाथ स्वर के सीने पर कसने लगे, उसने सरगम के होठों को छुआ और बोला, लंच का तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत डिलीशियस है। सरगम का दिल जोरों से धड़क उठा और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अब स्वर अपनी जगह से उठा और फिर सरगम का हाथ पकड़कर सोफे पर आ गया। वो दोनों अब एक साथ लंच कर रहे थे। वही चौहान मेंशन में निहारिका अपने रात के प्लान की तैयारी कर रही थी, जहाँ एक बार फिर से वो दांव चलाने वाली थी जो उसने आज से 3 साल पहले चलाया था, जब वो स्वर की जिंदगी में आई थी और उसने अपनी खूबसूरती से स्वर को अपना दीवाना बनाया था। वो आज उसे सेड्यूस करने वाली थी, इसीलिए वो पहले खुद का एक अच्छा सा मेकअप ऊपर करवा रही थी और उसके बाद वो अपनी और स्वर के रूम को अच्छे से डेकोरेट करवाने वाली थी, बिल्कुल एक वेडिंग नाइट वाले रूम की तरह। शाम के तकरीबन 7 बजे चौहान मेंशन सरगम की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसे एक सर्वेंट नजर आई तो अपने हाथ में बड़ा सा बॉक्स लेकर स्वर और सरगम के रूम में जा रही थी, जहां पर फिलहाल निहारिका कुंडली मारकर बैठी हुई थी। वो उस सर्वेंट को रोककर बोली, 1 मिनट रुको। उसको रुकने से वो सर्वेंट जल्दी से रुक गई। वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि निहारिका तो बस कहने की मेम साहब है, यहाँ पर अब असली हुकूमत तो सरगम की चलती है। सरगम उसके सामने आकर खड़ी हुई और अपनी घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखकर बोली, इसमें क्या है? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, इसमें डेकोरेशन का सामान है जो अभी भी डिलीवर हुआ है, इसे लेकर मैं आपके ही रूम में, मेरा मतलब है निहारिका मैडम के रूम में जा रही हूँ। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, मैडम तो ऐसे बोल रही हो जैसे नर्सरी से लेकर 2 तक उसी से पढ़ती आई हो। ये बताओ, उसे इस डेकोरेशन के सामान का क्या करना है? क्या कर रही है वो चमकांडन? वो सरमेन अपना सर झुकाकर बोली, वो निहारिका मैडम आज की रात सर और अपने लिए खास। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी और सरगम की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई थी। वो अपनी आंखें गोल घुमाते हुए बोली, कुत्ती कमीनी कहीं की। जब खाने के रास्ते मेरे चौहान साहब के पेट तक नहीं पहुंच पाई तो और भी ज्यादा नीचे गिर गई और नीचे के रास्ते से दिल में घुसने की सोचने लगी। तुम रुको, तुम्हें मैं तो अच्छी तरह से उनके अंदर घुसवाती हूँ। उसकी बात सुनकर उस सर्वेंट का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। सरगम एक बार फिर से बोली, पर मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? मुझे यकीन है मेरे चौहान साहब पर, वो इस काली बिल्ली का मुंह भी नहीं देखेंगे। इसके साथ रोमांस करना तो दूर की बात, तुम एक काम करो, जाओ और जाकर ये सारा सामान उसे दे आओ। बेचारी को करने दो मेहनत। जब मेरे चौहान साहब उसके अरमानों पर पानी फेरेंगे ना, तब आएगा असली मजा। बड़ी चुल मची है ना उसे, देखना कैसे उसकी हरकतों से जलते हुए दिए मेरे चौहान साहब फूंक मारकर बुझाएंगे। वो सरमेट अब मुस्कुराने लगी और चुपचाप वो बॉक्स लेकर निहारिका के रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं सरगम अभी गहरी सांस लेकर बोली, पहले मैं धड़कन के पास जाऊं, पता नहीं मेरी बच्ची ने मुझे कितना मिस किया होगा। ये बोलकर वो अंबिका के रूम की तरफ आ गई, क्योंकि वो जानती थी अंबिका उसके साथ अपने रूम में ही होगी। जैसे ही वो अंबिका के रूम में आई, उसकी नज़र धड़कन पर गई जो सामने बेड पर बैठी हुई खेल रही थी। उसके आगे ही उसके बहुत सारे टॉयज पड़े हुए थे और अंबिका सामने सोफे पर बैठी फोन पर बातें कर रही थी। सरगम ने उसे घूर कर देखा तो अंबिका ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। पहले तो वो सरगम को कुछ भी बता देती थी, लेकिन अब तो वो सरगम को कुछ बताने का रिस्क भी नहीं लेती थी। कहीं सरगम ने
सब कुछ स्वर को बता दिया तो उनकी अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी। सरगम अब धड़कन के पास आई और उसे अपनी गोद में लेकर चुलाने लगी। धड़कन भी बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। वो अपने दोनों हाथ सरगम के चेहरे पर रखकर बोली, मम मम। उसके मुंह से ये सुनकर सरगम की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई हो। वो धड़कन की तरफ देखी जा रही थी और धड़कन बार बार उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चला रही थी। वो लगातार मम 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 बोले जा रही थी। अंबिका भी अब तुरंत अपनी जगह से उठकर धड़कन के पास आई और बोली, वाह, तुम्हें इतने दिनों से संभाल मैं रही हूँ और जब जब तुम्हारे बोलने की बारी आई तो तुम मम्मा मम्मा बोलने लगी। यूं तो नहीं कि बुआ बोल दो। धड़कन ने अब उसकी तरफ देखा। उसने अपना नाक फुलाया, अपने होठों को भी खोल कर पाउट बनाते हुए आवाज निकालने लगी। हूँ हूँ। उसकी इस हरकत पर सरगम को हंसी आने लगी थी। अब तक उसकी आंखों में नमी थी क्योंकि पहली बार धड़कन उसे मम्मा कहकर बुलाने की कोशिश कर रही थी, जो उसके लिए शायद उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। वो धड़कन के साथ अकेली रहती थी। कभी उसने धड़कन को खुद को मम्मा कहने के लिए नहीं कहा, लेकिन अपने अतीत की वजह से वो और किसी रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन अब धड़कन के मुंह से मम्मा सुनकर वो कितनी खुश हो रही थी, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से बोली, मुझे चौहान साहब को बताना होगा। धड़कन ने मुझे पहली बार मम्मा कहकर बुलाया। नहीं नहीं, मैं उन्हें फ़ोन करके नहीं बताऊंगी। जब वो घर आएंगे तो मैं उन्हें सामने से धड़कन के मुंह से अपने लिए मम्मा सुनवाऊंगी। कितना मज़ा आएगा ना। लेकिन उन्हें मज़ाक क्यों आएगा? उन्हें तो चिढ़ मचेगी क्योंकि धड़कन तो मुझे मम्मा बोल रही है, उन्हें डैडा तो नहीं बोल रही ना। अब मज़ा तो मुझे आएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन आ गए थे। उसे बेसब्री से स्वर का इंतजार था। उसने धड़कन को अपने सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू हार्ट बीट, आई लव यू अलॉट। तुम सच में एंजल हो मेरी लाइफ की। और हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। सिर्फ यूं ही नहीं, मैं सच में तुम्हारी मम्मा हूँ क्योंकि तुम मेरे चौहान साहब का खून हो, उनका अंश हो। वो तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। ये बोलते हुए वो बार बार धड़कन को चूम रही थी। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे और अंबिका मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो भी सरगम और स्वर के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ निहारिका रूम को अच्छे से डेकोरेट करवा रही थी। दो तीन सर्वेंट प्रॉपर काम में लगे हुए थे और अब पूरा रूम अच्छे से डेकोरेट हो चुका था। उसके चेहरे पर इंटेंस स्माइल आ गई। वो एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, जब भी तुम्हारे सर आए तुम सीधा उन्हें यहाँ ऊपर रूम में ही भेजना, और हाँ, बाद में हम दोनों के लिए डिनर भी भेज देना। वो सर्वेंट अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर बाकियों के साथ वहां से चली गई। निहारिका ने एक गहरी सांस ली और तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, अब तुम कहाँ जाओगे सर? मेरी ये खूबसूरती जो हमेशा से तुम्हारी कमजोरी थी, आज मैं इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाने वाली हूँ। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और फिर उसमें से अपने लिए एक ब्लैक कलर की नाइटी लेकर चेंजिंग रूम में चली आई। चेंजिंग रूम से उस ब्लैक नाइटी को पहनकर मिरर के सामने खड़ी हुई खुद को देखते हुए उसे खुद पर गुमान हो रहा था। निहारिका खूबसूरत तो सच में बहुत थी, लेकिन सरगम की खूबसूरती के आगे उसकी खूबसूरती भी थोड़ी सी फीकी थी। लेकिन निहारिका को अपनी खूबसूरती के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब वो बस बेसब्री से स्वर का इंतजार कर रही थी और तकरीबन 1.5 घंटे बाद स्वर की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर निहारिका ने तुरंत रूम की सारी कैंडल्स को भी ऑन कर दिया था। वहीं स्वर
जैसे ही अंदर की तरफ आया, सरगम और धड़कन को ढूंढने लगा। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसे अपने रूम में तो सिर्फ निहारिका मिलेगी, इसीलिए वो देख रहा था कि सरगम और धड़कन कहाँ है। अभी एक सर्वेंट उसके पास आकर खड़ी हुई और बोली, आपको निहारिका मैडम आपके रूम में बुला रही हैं। स्वर की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो खुद से बोला, बाकियों को बाद में देखता हूँ, पहले इसे देख लूं। ये बोलकर उस सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी सरगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, पहले आप मेरे साथ अंबिका के रूम में चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। स्वर ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और बोला, क्या बात है? तुम नहीं चाहती क्या कि मैं निहारिका के रूम में जाऊं? ऐसा भी क्या है आज रूम में जो तुम मुझे वहां जाने से रोक रही हो? सरगम मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, रोक रही हूँ। और आप वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आप मेरे साथ अंबिका के रूम में जाएंगे। मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, आप मेरे साथ चलिए। ये बोलकर अब उसे खींचकर वहां से ले जाने लगी तो अब स्वर को उस पर और भी ज्यादा शक हुआ। उसे दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि सरगम उसे अंबिका के रूम में क्यों लेकर जा रही है। उसे लग रहा था कि शायद सरगम से निहारिका के पास जाने को रोक रही है, तो वो भी अब सरगम के मजे लेना चाहता था। वो सर्वेंट स्वर की तरफ देखते हुए बोली, वो एक्चुअली बात यह है सर कि निहारिका मैडम ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। आप समझ रहे हैं ना, कैसा सरप्राइज? सर्वेंट की बात सुनकर तो स्वर के चेहरे पर और ज्यादा नटी स्माइल आ गई। वहीं सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले तो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करूंगी। लगता है तुम्हें इस घर में काम करना रास नहीं आ रहा है। तुम रुको, कल ही तुम्हें इस घर से चलता करती हूँ। आई बड़ी सरप्राइज वाली, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कल सुबह तक इंतजार भी नहीं करूंगी और अभी यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। उसकी बात पर वो सर्वेंट डर से कांपते हुए वहां से चली गई और अब शर्माती नजरों से सरगम की तरफ देखने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब समझ में आया तुम मुझे निहारिका के पास जाने से क्यों रोक रही हो। उफ, इतनी जलन। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, कोई जलन नहीं हो रही मुझे, और वैसे भी अगर मैं आपको नहीं रोकूंगी तो क्या आप उसके पास जाएंगे? वो आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रही है और उसका सरप्राइज क्या है ये आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप बताइए, क्या आप उसके पास जाने वाले हैं? सर मुस्कुराया और बोला, क्यों, उसके पास जाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर वो मुझे कुछ देना चाहती है तो मेरा फर्ज बनता है लेने का। आई मीन, अगर वो मुझे प्यार देना चाहती है तो मुझे भी उसका प्यार एक्सेप्ट करना चाहिए ना मिस सरगम? उसके मुंह से अपने लिए मिस सरगम सुनकर सरगम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। सर अब मुंह बनाया और शिकायती लहजे में बोला, वैसे भी तुम तो मुझे कुछ भी देती नहीं हो। आई मीन, तुम तो मुझे अपना प्यार देती नहीं। उसकी बातों का मतलब सरगम बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो गुस्से से बोली, अभी दूं मैं आपको? स्वर हल्का सा मुस्कुरा कर अपने दांतों से अपने होठों को मसलकर बोला, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं तो कितना बेताब हूं लेने के लिए। आई मीन, तुम्हारा प्यार लेने के लिए। सरगम उसकी नौटंकी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर बोली, ज्यादा ड्रामा मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन स्वर ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और बोला, पर मैं तो पहले निहारिका के पास आ जाऊंगा, देखूं तो सही वो किस हद तक मुझे पाने के लिए बेताब है। अगर मुझे लगा उसकी कोशिश में दम है तो उसकी हसरतों को पूरा करने में क्या ही बुराई है। वैसे भी पहली बार तो होगा नहीं वो सब, कुछ सालों पहले बहुत बार हुआ था। अब एक बार और सही। ये बोलकर वो चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और सरगम गुस्से से उसे घूर रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए
आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।